यहाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि हीट को अब डिफिनेशन देने का रिक्वायरमेंट है। हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर इन विच फॉर्म? ट्रांजिट मोड, मतलब ट्रांसफ़र होने का मोड, करेक्ट, सफ़र में। तो एक्चुअल में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र रहेगा उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, करेक्ट। और जनरली हीट ट्रांसफ़र का मोड 3 टाइप का डिफाइन किया गया है। ऐसे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी, कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफ़र है? एक ऐसा मोड जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। मतलब 2 मोड में मीडियम का रिक्वायरमेंट है, एक मोड में नहीं, 2 मोड में। और एक मोड में मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वैक्यूम में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेडिएशन, सन से जो एनर्जी आ रहा है तो बीच में तो वैक्यूम है, तो उसमें तो एनर्जी आने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 3 टाइप का मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। और यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ हीट, राइट, तो टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र या पासिंग थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे चार्ज को एनर्जी को चार्ज का जैसा मान लीजिए। टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन, ये मैं एक कंडक्शन का प्रोसेस, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, यहाँ पे उसका एक नाम बोलेंगे हीट करंट। क्या बोलेंगे? हीट करंट। तो एक लाइन लिखिए पहले, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट which flow, heat is energy in ट्रांजिट मोड भी लिख सकते हैं, which flow due to temperature difference, which flow due to temperature difference from a body at higher temperature, to a body at lower temperature, full stop. This transfer of heat from one body to other body, takes place through 3 routes, देखिए, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू 3 रूट्स, ROUTES, रूट्स। तो इसका मतलब है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कौन कौन सा रहेगा? एक जो प्रोसेस है उसका नाम दिया गया है कंडक्शन। क्या दिया गया है? एक नाम दिया गया है कन्वेक्शन और एक नाम दिया गया है रेडिएशन। तो देखिए, आपके सिलेबस में ए वाला सेक्शन और ए सेक्शन मेनली यही 2 पार्ट सिलेबस का है। कन्वेक्शन का शायद ही पूछा जाएगा, तो जे के सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
बट फिर भी इसका इंट्रोडक्शन तो कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ देखें, कंडक्शन में मुझे मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। कंडक्शन में क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक मिनट लिखना नहीं है, बट इस प्रोसेस में पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जो मीडियम का पार्टिकल है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो पहले इसको हम लोग देखेंगे। लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जो पार्टिकल जहाँ पे है वो पार्टिकल वहाँ पे ही रहेगा। बस एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देते रहेगा। किस तरीके से देगा वो अलग मैटर है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए, एनर्जी का ट्रांसफ़र होने के लिए एनर्जी का डिफरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट है ना। कन्वेक्शन प्रोसेस में भी मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ भी मीडियम का रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी मीडियम का रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू व्हाट, डेंसिटी डिफरेंस। करेक्ट। लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर जीरो कर दिया जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो सर समझ में नहीं आया, बात ये है ना। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि एक लिक्विड है और मैं बता दूंगा कब लिखना है आपको, जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसे गर्म कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि नीचे वाले लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर वाले लिक्विड का टेम्परेचर, और जनरली यहाँ पे लिक्विड का हम लोग एक्सपेंशन जानते होता है, तो भाई यहाँ के नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाएगा। करेक्ट। और ऊपर वाले लिक्विड का डेंसिटी, और आप देखते हो जब गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे रोल करना स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी कम रहेगा या डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। या इसका और भी बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि मानते हैं घर में आप देखते होंगे कि वेंटिलेटर बना रहता है, वेंटिलेशन नीचे नहीं बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, ऊपर बनाया जाता है। उसका कोई लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक्चुअल में नीचे का जो भी एयर गर्म है, जहाँ पे हम लोग के बॉडी से जो रेडिएशन आउट हो रहा है, राइट, तो जो भी गर्म हवा है, करेक्ट, तो जब हवा गर्म रहेगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और ऊपर का हवा का डेंसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हेवियर हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। तो हेवियर एयर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और लाइटर एयर कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर के थ्रू आउट हो जाएगा। करेक्ट। ये आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे, इसका मतलब है कि देखिए, तो इसका मतलब हेवियर जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ रहा है, जिसका डेंसिटी कम है ऊपर जा रहा है। मतलब वेट की वजह से mg, अगर जी नहीं रहेगा तो प्रोसेस होगा, जी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फ्लोट करते रहेगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो कर दिया जाए तो हेवी हो या लाइटर हो, राइट, दोनों फ्लोट करेगा। तो क्या ये ऊपर नीचे हो पाएगा। तब मुझे लगता है कि शायद अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जीरो कर दिया जाए तो ये प्रोसेस होने में प्रॉब्लम होगा। करेक्ट। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे एक्चुअल में कन्वेक्शन में जो इस मोड से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू व्हाट, डेंसिटी डिफरेंस। और ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इसमें जो मीडियम का जो पार्टिकल है वो एक ही जगह पर है या मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। करेक्ट। बट यहाँ पे मीडियम का पार्टिकल मूव नहीं करेगा। दोनों में मीडियम का रिक्वायरमेंट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू कन्वेक्शन। क्या डिफरेंस है। पहला इसमें डिफरेंस है कि इसमें डेंसिटी का कोई मैटर नहीं है, दूसरा इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। तो सर इसमें पार्टिकल का मूवमेंट ये हो गया, बट इसमें ट्रांसफर होगा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। करेक्ट। और इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होगा, मीडियम का पार्टिकल का एक जगह पर स्टेशनरी नहीं रहेगा। व्हाट अबाउट रेडिएशन, इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम के थ्रू भी रेडिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें मीडियम का रिक्वायर, तीनों में डिफरेंस 1 by 1 आप समझ में आ गया होगा।
तो ये 3 मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, जिसमें जो आप मेरे सिलेबस के लिए जिसमें क्वेश्चन आपको आएगा वो कंडक्शन रहेगा, और इसी के अंदर आप पढ़िएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी के अंदर क्या पढ़िएगा, और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले लिखिए कंडक्शन। हाँ स्टूडेंट, उसको बाद में डील करूंगा, अभी कंडक्शन देखते हैं। लिखिए, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच heat is transferred from one particle of medium in which the process of transmission of heat energy in which heat is transferred from one particle of medium in which heat is transferred from one particle of the medium to the other, but each particle of medium stay at its own position, but each particle of the medium stay at its own position. अब यहाँ देखिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और हीट का ट्रांसफ़र ऑलवेज हायर टेम्परेचर से क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, एंड T1 ग्रेटर दैन T2, T1 ग्रेटर दैन T2। तो एक्चुअल में हीट करंट क्या बोलेंगे, हीट करंट। अभी से हैवी डालते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्चुअली होता क्या है कि पार्टिकल, मानते हैं एक पार्टिकल P1 है और इसके जस्ट एडजेसेंट पार्टिकल, आगे वाला पार्टिकल P2 है। तो ऑब्वियसली ये बातें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा कौन सा क्या है, I, मतलब हीट करंट। क्या पढ़ेंगे, हीट करंट। हीट करंट क्या होता है मैं समझा दूंगा। तो एक्चुअल में यहाँ का यहाँ जो पार्टिकल रहेगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, वो एनर्जी लेके वाइब्रेट करेगा। ट्रांसफ़र करने कुछ तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं जो आप बोल रहा हूँ, तो आपके पास एक्चुअल में जो आप सुन रहे हैं तो एक एनर्जी गेन रिसीव कर रहे हैं, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ के जो लेयर है, मेरे सामने का लेयर जो भी एयर का, उसको मैंने क्या किया, कंप्रेस किया। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, उसको कितना तरीके से रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन एंड रेरेफैक्शन हो रहा है। ये कभी कंप्रेस हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा फ्रीक्वेंसी बोलने का उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, करेक्ट। और बहुत लाउडली बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड वेव का ज़्यादा हो जाएगा, स्लोली बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा, करेक्ट। तो लाउड और स्लो बोलना और तेज़ और फास्ट बोलना दोनों अलग अलग चीज़ है। मतलब वेव का फ्रीक्वेंसी अलग मैटर है, राइट। अब वेव का एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो बाद में देखेंगे। तो एक्चुअल में ये पार्टिकल क्या करेगा, अपने पोजीशन के, अब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, बट अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा। और यहाँ से जो वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगा वो अगले वाले को ट्रांसफ़र करेगा। P1 P2 को देगा, P2 क्या देगा, P3। इसका मतलब कंडक्शन में जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो ट्रांसफ़र करता है,
थ्रू विच प्रोसेस? वाइब्रेशनल प्रोसेस, करेक्ट। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखेंगे, इस डायग्राम को बनाइए। यहाँ देखिए, देखिए मान लेते हैं कि मेरा कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और इसके कर्व सरफेस को हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिए, मतलब एडियाबेटिक बना दिए। किसको एडियाबेटिक बना दिए हैं? कर्व सरफेस को। इसका मतलब है कि जितना यहाँ से हीट एनर्जी गेन इन करेगा उतना यहाँ से क्या होगा? आउट होगा, करेक्ट। जो यहाँ से इन करेगा, इसका सोर्स कुछ रहेगा ना भाई, T1 टेम्परेचर में मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर T1 कांस्टेंट करके रखे हैं, करेक्ट, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट करके रखे हैं? T2। इसका मतलब है जिस दो क्रॉस सेक्शन के बीच में मैं एनालाइज कर रहा हूँ वहाँ का टेम्परेचर को बाई एनी सोर्स, यहाँ मान लेते हैं कि बहुत बड़ा आइस क्यूब लगा दिए हैं, बहुत बड़ा, तो आइस क्यूब लगाए हुए तो ऑलरेडी ऑल द टाइम क्या रहेगा? 0 डिग्री। और यहाँ पे कोई हीट रिजर्व है जिसको 100 डिग्री सी पे मेंटेन कर दिए हैं, कांस्टेंट कर दिए हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर मैंने क्या किया? कांस्टेंट किया। और बाकी जो कर्व सरफेस है वहाँ से एनर्जी का फ्लो को रोक दिए हैं, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस बना दिए हैं एक कर्व सरफेस को इंसुलेटिंग मटेरियल से। तो जितना भी एनर्जी यहाँ से इन करेगा एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, उतना ही एनर्जी उस सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा? आउट होगा, करेक्ट है ना। लेकिन अगर यहाँ से इन किया Q1 और यहाँ से भी एनर्जी अगर आउट होते रहता तो क्या यहाँ से Q1 आउट होगा या थोड़ा कम हो जाता? ये कुछ ऐसा ही है कि यहाँ से करंट I1 इन किया और यहाँ पे I2 चला गया और इस तरफ भी जाने का रास्ता है I3, तो नहीं था I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 रहेगा। I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा, करेक्ट है ना। अब यहाँ देखेंगे dq बाई dt क्या है? यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अच्छा, ये तो मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग लिख रहे हैं या खाली पढ़ रहे हैं। दिमाग में कुछ और चल रहा था, लिख लीजिए। लेकिन आपका टाइम आएगा, प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे आप ही का टाइम होता है। इसमें बहुत मौका देंगे और तब उस टाइम पे मैं स्माइल करते रहूँगा। हाँ बोलिए। अभी रुक जाइए स्टूडेंट, आप आगे का बात पूछ लेते हैं। अभी बस इतना पे रहिए ना, मैं उस पर लूँगा। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है HCB में, डोंट वरी। ऑब्वियसली जब आइस मेल्ट कर जाएगा तो फिर कहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? तो टेम्परेचर वेरी करेगा, राइट। अब देखिए आगे का बात अगर आप मुझसे पूछेंगे, यहाँ देखिए बहुत कमाल का इसमें प्रॉब्लम है HCB ब्राह्मण में। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे में दे दिया जाएगा, यहाँ पे कोई रॉड है, करेक्ट, और ये हीट ट्रांसफ़र का सोर्स है, जरिया है, और उसके बाद यहाँ पे कोई लिक्विड है, ऐसे मान लिया जाए, दिया जाएगा।
तब आप इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस दिया रहेगा लिक्विड का, तब कितना टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा वो निकालना रहेगा। क्वेश्चन समझे? यहाँ पे T1 रहेगा और इस रॉड के एंड पॉइंट पे क्या रहेगा? T2 रहेगा, करेक्ट। और ये रॉड इस कंटेनर के टच में रहेगा या थोड़ा सा अंदर में रहेगा लिक्विड का, करेक्ट। और तब यहाँ पे ये θ1 पे है, तो क्या लिक्विड ऑल द टाइम θ1 पे रहेगा? रॉड का एंड पॉइंट θ1 T1 T2 पे रहेगा, बट लिक्विड का टेम्परेचर तो इंक्रीज करते रहेगा। लिक्विड का टेम्परेचर, तो जहाँ पे फेज चेंज होता है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर फेज चेंज नहीं होता तो ऑब्वियसली उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ते रहेगा। तो वहाँ पे आपको सपोज कीजिए कैसे निकालना रहेगा। अब मान लेते हैं मैं बोल दिया कि ओके स्टूडेंट, मुझे 10 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में इसका टेम्परेचर कितना अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यही निकालेंगे ना, dq/dt। क्या निकालेंगे? dq/dt। और dq/dt यहाँ पे आपको वैल्यू पता चल गया कुछ, करेक्ट है ना? मान लेते हैं इसका वैल्यू k है, क्या है? तो dq इक्वल टू क्या लिखिएगा? k dt। इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से, और 0 से q। तो यहाँ से q निकल जाएगा, यहाँ से q निकल गया, k कुछ है छोड़ दीजिए, और q के लिए क्या लिख देंगे? ms डेल्टा थीटा। तो क्वेश्चन तो अब बाद में लास्ट में क्या किया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बाद में मिक्स कर दिया जाएगा, करेक्ट। बहुत सारा तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिक्स किया जाएगा, बट पहले मिक्स करने से पहले इंडिविजुअल प्रोसेस तो समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन तो आएगा, वो आपको कैसे आएगा वो क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा, मिक्स किया जाएगा। बट उस बात में मुझे अभी उस रास्ते में मत लेके जाइए, अभी इसको समझिए। dq/dt का मतलब समझ में आया आपको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, राइट। और q/ΔT इसको भी क्या बोलेगा? बोलिए एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एवरेज रेट ऑफ, लिखते जाइएगा, फ्लो ऑफ हीट, करेक्ट है ना? और इसका एक नया नाम देते हैं आज के बाद, क्या बोलेंगे? हीट करंट, करेक्ट। या I इक्वल टू q/ΔT, ये भी क्या रहेगा? हीट करंट। इसको हटाए, देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे I हम लोग देंगे, ध्यान सुनिएगा। और डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ उसमें मोटा मोटी मान लीजिए कि मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट माना हूँ। क्या माने हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कीपिंग, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा, उसको भी देख लेंगे, बहुत आसान मेथड है। तो मान लेते हैं कि मेरा ए डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, सपोज कीजिए, तो और यहाँ पे x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये पूरा लेंथ L है, करेक्ट। तो यहाँ से x से dx थिकनेस का, कितने का? x पे dx थिकनेस का, अगर आप एक कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज काइंड ऑफ क्या रहेगा? सिलेंडर, राइट। तो ये स्लैब अगर इमेजिन करते हैं, इस स्लैब को इमेजिन करते हैं dx थिकनेस का, तो इट इज काइंड ऑफ व्हाट? क्वाइन। इट इज काइंड ऑफ क्वाइन, करेक्ट। और जैसे से x इंक्रीज हो रहा है, मेरे एग्जांपल में जो मैंने हीट करंट का डायरेक्शन दिया है,
हीट फ्लो का जो डायरेक्शन दिया तो उसके अकॉर्डिंग x इंक्रीजेज, देन व्हाट अबाउट टेम्परेचर? भाई इस डायरेक्शन टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट dq by dt इक्वल टू माइनस के dt बाई dx, माइनस के लिख लीजिए, के ए सॉरी माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे x पे मैंने dx थिकनेस का एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू मैं हीट करंट का फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना चाह रहा हूँ। तो उसका फार्मूला है, इसको आप डिफाइनिंग इक्वेशन मान लीजिए। तो डिफाइनिंग इक्वेशन डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। चलिए यहाँ देखिए, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहाँ का क्रॉस सेक्शन? जहाँ का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ का क्रॉस सेक्शन, जहाँ का बात कर रहे हैं वहाँ का क्रॉस सेक्शन। और डी टी बाई डी एक्स क्या है? डी टी बाई डी एक्स, इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है? तो यह स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेज एक्स, यह स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेज एक्स, T1 से T2 के बीच का, T1 से T2 के बीच का, करेक्ट है ना? इसको नाम दीजिए टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलिए यहाँ देखेंगे, ये तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे निगेटिव लगाने का क्या सेंस रहा होगा? तो एक्चुअल में यहाँ देखिए डी टी बाई डी एक्स क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई यहाँ से इस सेक्शन का dx तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, बट dx के अलॉन्ग, x के अलॉन्ग जब जा रहे हैं तो व्हाट अबाउट dt, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर क्या सेम टेम्परेचर रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो dt तो निगेटिव हो गया, dt क्या है? निगेटिव। दैट्स वाई आप बोल रहे हैं रेट, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव सेंस, राइट? राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं? माइनस से, करेक्ट। दैट्स वाई डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक आ जाइए। और एक के है, के क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं रेट, क्या बोल रहे हैं? रेट, रेट मतलब पॉजिटिव, राइट? और डी टी बाई डी एक्स क्या है? हाँ, लेकिन ये यहाँ पे देखिए डी टी बाई डी एक्स, तक डी एक्स निगेटिव या पॉजिटिव जो मैंने डायरेक्शन लिया है? जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जाते हैं तो चेंज इन एक्स पॉजिटिव होता है, राइट? बट व्हाट अबाउट डी टी? जिस डायरेक्शन में जाकर आप टेम्परेचर का डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस किसके थ्रू, किसके अक्रॉस है? यहाँ इस पार्ट और इस पार्ट के अक्रॉस। यहाँ पे वैल्यू अगर x है तो यहाँ पे वैल्यू x प्लस डी एक्स रहा होगा, क्या रहा होगा? तो यहाँ का टेम्परेचर इस सेक्शन का इस सेक्शन का सेम टेम्परेचर रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो बट यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का इस फेस का इस फेस का टेम्परेचर में कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा? यहाँ का ज़्यादा रहेगा, यहाँ का। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव हो गया ना, तो ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो पूरा ब्रैकेट निगेटिव हो गया, पूरा ब्रैकेट क्या हो गया है? तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे मानी मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। चलिए स्टूडेंट अब लिखिए, ये मेरा यहाँ देखेंगे
ये मेरा डिफाइनिंग इक्वेशन रहेगा। इस इक्वेशन से फ़ायदा ये रहेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल भी रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल इस टाइप का हो, है ना। तो यहाँ का हर सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन या सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, मान लो किसी काम के लिए इंटीग्रेशन करना हुआ, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे ए को बाहर नहीं लाएंगे, अंदर रखेंगे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा, के तो कांस्टेंट रहेगा, के क्या है प्रॉपर्टी ऑफ, तो सेम मटेरियल रहेगा तो के सेम रहेगा। लेकिन क्या ए कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है ना। अब लिखिए स्टेडी स्टेट, पहला पॉइंट बनाइएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी पोजिशन, इफ टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन at any position is constant with time, if temperature of a cross section at any position is constant with time, but ब्रैकेट लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए इसको, but it is vary with x, but it is vary with x, bracket close, then it is said to be in a steady state, then it is said to be a steady state। इसको मैं समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए। एक और पॉइंट लिखिएगा, for conduction in a steady state, for conduction in a steady state, there is no absorption or emission of heat, there is no absorption or emission of heat at any cross section। For a conduction in a steady state, for a conduction in a steady state, there is no absorption or emission of heat at any cross section। अब इसका मतलब समझिए। यहाँ देखें और लॉजिक लगाइएगा। यहाँ देखिए, अगर केस स्टेडी स्टेट बोल दिया गया, करेक्ट, आप उतना छोड़िए, एक बात बताइए तो, मान लेते हैं कि करंट कैरिंग वायर, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, करेक्ट, इस तरीके का है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी कर रहा है, कहीं पे मोटा तार है, कहीं पे पतला तार है, राइट। और यहाँ से अगर 10 एम्पियर इन कर रहा है तो यहाँ से कितना एम्पियर आउट होगा? 10 एम्पियर आउट होना चाहिए, पक्का ना। और नहीं अगर आउट होगा तो क्या हो जाएगा? बस्ट कर जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? और चार्ज में तो मास है ही, विदाउट मास तो चार्ज हो नहीं सकता है। देखते कहीं कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो तो तार वायर मोटा हो जाता है लेकिन यहाँ पे 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 10 एम्पियर तभी होगा भाई जब यहाँ के थ्रू करंट ना ही इन किया है और ना ही क्या हुआ है, आउट हुआ है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, करेक्ट। अगर यहाँ से 10 एम्पियर है, यहाँ से भी कुछ इन करता रहेगा तो क्या यहाँ पे 10 नज़र आएगा या ज़्यादा नज़र आएगा? यहाँ पे 10 जा रहा है, यहाँ से कुछ इस क्रॉस सेक्शन से थोड़ा आउट हो गया, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
लेकिन स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जितना यहाँ से इन करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन जितना यहाँ से इन करेगा उतना यहाँ से क्या होगा, आउट होगा। तो स्टेडी स्टेट में क्या कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो जाएगा हीट करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट एरिया का है या वेरिएबल एरिया का है, बट हीट करंट वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। करेक्ट है ना। इसका मतलब जहाँ से जितना यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी यहाँ का वैल्यू और डी क्यू बाई डी टी यहाँ का वैल्यू डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा। तो स्टेडी स्टेट में डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाता है, और जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो डी क्यू बाई डी टी लिखें या क्यू बाई डेल्टा टी लिखें, अलग रहेगा सेम रहेगा, सेम। करेक्ट है ना। तो लिखिए एक लाइन, क्या लिखे हुए थे। हाँ, अब इसको समझिए कि स्टेडी स्टेट में मैं क्या बोलना चाहा, अदरवाइज आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा जिसको लेकर मैं डील कर रहा हूँ, और यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर क्या है T2, करेक्ट। और वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, इसका नाम देते हैं S1, और इस क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं S2। करेक्ट है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन S1 पे टेम्परेचर TS1 नाम देते हैं, तो TS1 टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट ये टेम्परेचर एक्स के साथ वैरी करेगा, करेक्ट। किसके साथ वैरी करेगा, पोजीशन के साथ वैरी करेगा, बट पोजीशन को फिक्स कर दिए तो टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ, आप लोग समझे मैंने क्या बोला। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, हीट का फ्लो यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। अब एक कोई खास क्रॉस सेक्शन पे अगर स्टेडी स्टेट अचीव हो गया, कौन सा स्टेट, तो स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए पहले तो इसको कवर करके रख दीजिए, इसको कवर कीजिए, इसे कवर करके छोड़ दिए, करेक्ट। इनिशियल फेज में जैसे सपोज कि T1 और T2 और T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे जब इवेंट स्टार्ट करते हैं, लगता है सिचुएशन स्टेडी स्टेट में रहेगा। भाई इनिशियली तो हर सेक्शन में क्या होगा, एनर्जी थोड़ा गेन करके अपना टेम्परेचर गेन कर एनर्जी गेन करेगा, राइट। कुछ देर के बाद स्टेडी स्टेट आएगा। मानते कोई बिल्कुल सूखा ड्राई खेत है, वहाँ से नहर छोटा सा बनाए हुए हैं पानी भेजने के लिए, पहले होता था ना सिंचाई एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए जब पानी भेजिएगा ना तो नहीं पहुँच पाएगा वहाँ तक। वहाँ का जितना भी गड्ढा पहले भरेगा, सैचुरेशन फेज में आ गया, अब वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब जितना वाटर इन करेगा उतना आउट होगा। ये तो लॉजिक हुआ ना। वैसे ही इनिशियल फेज में, लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर दिया गया कि स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद यहाँ का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ का टेम्परेचर टाइम के साथ, बट यहाँ का टेम्परेचर सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, पोजीशन के साथ वैरी करेगा, बट टाइम के साथ। ये मैं समझाना चाह रहा था। मतलब TS1 नॉट इक्वल टू व्हाट, TS2, बट TS1 इज कांस्टेंट विथ, लिख लीजिए, टाइम। ये मैं समझाना चाहता हूँ, डायग्राम बना के बात लिखिए। एक और पॉइंट लिखेगा, in a steady state same amount of heat flow through each cross sectional area, same amount of heat flow through each cross sectional area in a given interval of time, same amount of heat flow through each cross sectional area in a given interval of time. यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं
इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो dt भी हो सकता है, डेल्टा टी भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, राइट। तो डेल्टा टी है मेरा टाइम इंटरवल, मैंने टाइम इंटरवल लिख लिया, करेक्ट। तो इस टाइम इंटरवल में अगर S1 इस क्रॉस सेक्शन से Q1 जा रहा है और इस क्रॉस सेक्शन से Q1 किसके थ्रू, इस डेल्टा टी टाइम में S1 से पास किया Q1 और S2 से पास किया, और अगर स्टेट स्टेडी स्टेट है तो जितना करंट यहाँ से इन करेगा, बोलिए, उतना ही करंट यहाँ से, कौन सा करंट, इसको करंट ही मानिए आप दिमाग में, बस नाम बोल देना है हीट करंट। तो जितना हीट करंट यहाँ से इन करेगा उतना हीट करंट आउट होगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब यहाँ पे Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2। कहने का सेंस ये था एक्चुअल में Q1 बाई डेल्टा टी इक्वल टू व्हाट, करेक्ट। अरे क्या था, हीट करंट। तो टोटल हीट करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन मस्ट बी इक्वल टोटल हीट करंट थ्रू दिस। तो Q1 बाई डेल्टा टी इक्वल टू व्हाट, Q2 बाई, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, करेक्ट है ना, ये लिख लीजिएगा। तो भाई स्टेडी स्टेट में यहाँ देखिए एवरीवन, स्टेडी स्टेट में, अगर स्टेडी स्टेट नहीं रहेगा तो दूसरी बात है, बट स्टेडी स्टेट में क्या इसको बोल सकते हैं dq बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, हाँ या ना, dq बाई डी टी इज व्हाट, कॉन्स्टेंट। dt बाई डी एक्स नहीं बोल रहा हूँ, dq बाई dt बोल रहे हैं। एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग को काम में आ जाएगा। चलिए भाई स्टेडी स्टेट में इस हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर, यहाँ देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं या कांस्टेंट रखे हैं। आप कब कौन सा क्लास में पढ़े थे, ओम्स लॉ नाम सुने, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ ही है और कुछ नहीं है, इसी को इतना कहानी बनाया जा रहा है, करेक्ट। मान लेते हैं भाई एक रेसिस्टर है, करेक्ट है, और रेसिस्टर है, यहाँ पे पोटेंशियल VA है और यहाँ पे पोटेंशियल VB है, करेक्ट। तो इस पोटेंशियल तो और VA ग्रेटर देन VB बोल दिया, VA ग्रेटर देन, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यही होता है ना, करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से। तो इसमें करंट निकालने के लिए क्या करते थे आप, बाद में इसको लिखेंगे, ये कहते थे ना VA माइनस VB बाई R, VA माइनस VB बाई, तो ये तो फिक्स रखेंगे ना VA माइनस VB, इन दोनों को वैरी करेंगे तो I का वैल्यू वैरी हो जाएगा, इन दोनों को वैरी करेंगे तो किसका वैल्यू वैरी हो जाएगा, I का वैल्यू, करेक्ट। तो जो वहाँ पे पोटेंशियल का काम करता था ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही पोटेंशियल को हम लोग टेम्परेचर T1 T2 को भी यहीं क्या मान लेंगे, टेम्परेचर का पोटेंशियल, क्या मान लेंगे, टेम्परेचर। वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हीट करंट। समझ में आ गया है, ओके। इसको हटाया जाए, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए dq बाई डी टी इक्वल टू फार्मूला क्या था, dt बाई dx, करेक्ट है ना। यहाँ देखेंगे और स्टेडी स्टेट के लिए इस क्वांटिटी को क्या कर देंगे, dq बाई डी टी कॉन्स्टेंट इक्वल टू, इसका K1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, K1, करेक्ट। तो K1 इक्वल टू माइनस KA dt बाई व्हाट, dx। यहाँ तक आइए, अब लिखिए इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट,
एक मिनट, इफ़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट, यहाँ देखिएगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा तो एक क्वांटिटी भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। के था क्या था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट कर दिया। अरे के1 क्या हो गया स्टेडी, ये मैं बात स्टेडी स्टेट कर रहा हूँ किसके लिए, तो क्या इसके लिए लिख सकते हैं माइनस K1 बाई के एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट लाइक K2, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस K2 dx, ठीक है ना। इंटीग्रेट कीजिए तो क्या लिखेंगे, t इक्वल टू माइनस K2x अब प्लस वाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट ये देखिए एक मिनट, भाई टेम्परेचर वर्सेस एक्स का इक्वेशन लीनियर किस एजम्पशन के साथ आया है, दो एजम्पशन के साथ, कौन कौन सा, एक तो स्टेडी स्टेट और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं रहता, एक्स के साथ वेरी करता, तो क्या ऐसा इक्वेशन मिलता, ऐसा इक्वेशन करेक्ट है ना। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू कंडीशन से मिलता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू एल, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या था T1 और यहाँ पे टेम्परेचर क्या था T2 था। तब एक मिनट, x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, और ये तो पता नहीं कि लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, तो लीनियर इक्वेशन का स्लोप तो ऐसे भी कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप आपका है क्या K2 है, माइनस x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है, x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर क्या है आपके सामने है, तो x इक्वल टू 0 पुट करें तो T1 इक्वल टू व्हाट, C, करेक्ट है ना। और x इक्वल टू L पे टेम्परेचर कितना है T2, तो क्या लिखेंगे T2 इक्वल टू माइनस K2L प्लस T1, तो यहाँ पे K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K2 का वैल्यू बताइए, करेक्ट है ना। इसका मतलब स्लो यस ये रहेगा K2 का वैल्यू T1 माइनस T2 T1 माइनस T2L, क्योंकि यहाँ पे K2 तो पॉजिटिव है, K2 क्या है और आगे में निगेटिव लगा होता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंडीशन देके K2 का वैल्यू निकाल लिया। तो सर यहाँ देखिए K2 तो सर ए था, K2 था क्या आपका माइनस K1 बाई के, माइनस K1 बाई, तो वहाँ से हम लोग को कुछ और निकालने में हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक मिनट के ए क्या था कांस्टेंट मान लिए थे ना, एक कांस्टेंट क्या था हीट करंट, तो हो सकता है वहाँ से के जो था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वो निकाल लेंगे। ये पूरा क्वांटिटी K2 है और K2 का K2 माइनस K2 है और K2 का वैल्यू आपके सामने है, तो क्या यहाँ से K जो था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब T इक्वल टू माइनस T1 बाई T2 बाई L एक्स अब प्लस T1, ये पूरा स्लोप का काम करेगा नहीं, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। ये हीट ट्रांसफ़र में स्टेडी स्टेट के लिए यस, और कैसा इक्वेशन रहेगा, ये रहेगा T2 और ये क्या रहेगा T1, और T1 का टर्न T2, और यहाँ पे कितना वैल्यू रहेगा x इक्वल टू एल एस थीटा, और यहाँ पे tan थीटा का काम कौन करेगा माइनस K2, और K2 आपको पता है, तो एक ग्राफ पूछा जाएगा। बट दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट, दो कंडीशन के लिए स्टेडी स्टेट एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के लिए, स्टेडी स्टेट एंड
कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ तक तो हो जाएगा। इसको हटाया जाए। यहाँ देखें, डी क्यू बाई डी टी के लिए फिर से बोलिए फॉर्मूला, डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। और अगर आप स्टेडी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं तो स्टेडी स्टेट के लिए और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, स्टेडी स्टेट एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन दोनों कंडीशन को मिलाते हैं, स्टेडी स्टेट एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बाद में तो बहुत आसान हो जाएगा, बाद में इतना कुछ देखना ही नहीं है, बाद में सिर्फ ऐसे कर लीजिएगा V1 माइनस V2 बाई आर, V1 माइनस V2 बाई आर। आपको आर निकालने का तरीका ही सिखा दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका नाम रहता था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, हीट रेसिस्टेंस। ठीक है, बस इसी को देखना है। बट अभी के लिए फॉर मोमेंट तो एक्चुअल में इस कंडीशन के लिए dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स था क्या, dt बाई डी एक्स था स्लोप ऑफ t वर्सेस x, स्लोप ऑफ, और लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप डिफरेंट होता है, सेम होता है। तो dt बाई डी एक्स के बदले क्या डेल्टा t बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा t बाई डेल्टा एक्स, करेक्ट है ना, हाँ या ना। और डी क्यू बाई डी टी के बदले क्यू बाई टी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट सेम ही रहेगा स्टेडी स्टेट के लिए। तो क्यू बाई टी इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, तो क्यू बाई टी इक्वल टू माइनस के ए टी वन माइनस सॉरी T2 माइनस T1 और डिवाइड बाई L। बट एक मिनट, ये फार्मूला एक मिनट ठीक है, ये माइनस लगा दिया ना यहाँ पे dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स कितना था, dt बाई डी एक्स तो मेरा स्लोप है ना, तो स्लोप निगेटिव था या पॉजिटिव था, निगेटिव था, तो उसको मैंने निगेटिव बना के लिखा वहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइड बाई व्हाट L, करेक्ट है ना। चलिए एक मिनट, तो एक्चुअल में ए फार्मूला के लिए यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी के बदले भी मैं ए लिख सकता हूँ माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, करेक्ट। लेकिन ये फार्मूला स्टेडी स्टेट के लिए, ये फार्मूला डायरेक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जो अगर डायरेक्टली डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि डेल्टा एक्स के थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सेम। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी रहेगा तब चीज़ें फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, डी एक्स थिकनेस लीजिएगा, कहाँ से लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा। समटाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करते हुए भी कांस्टेंट रह सकता है, समटाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करते हुए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है ना। ठीक तो है। डी टी बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, स्लोप, और इसका स्लोप क्या है,
ये पूरा तो स्लोप का काम कर रहा है ना, तो मैंने डी टी बाई डी एक्स के बदले यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, क्या मिस्टेक हो गया क्या कहीं पे? सही तो है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। भाई इस निगेटिव को ऑब्जर्व करेंगे तो टी वन माइनस टी टू तो हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू। तो मैं डी टी बाई डी एक्स का मतलब वैल्यू पुट किया है, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये टी वर्सेज एक्स नहीं है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू दिस वन, उसके लिए मैं डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया। फिर से बोलिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए पहले, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ही साथ बहुत सारा बात बोल दूँगा तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। वन बाई वन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाइए तो, वन फेस ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब, वन फेस ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 मीटर, one face of aluminum cube of edge length 2 meter is maintained at 100 degrees C. One face of an aluminum cube of edge length 2 meter is maintained at 100 degrees C and the other end is maintained at 0 degrees C. अदर एंड मतलब जस्ट अपोजिट एंड, अदर एंड मतलब जस्ट अपोजिट एंड। ऑल अदर सरफेसेज आर कवर्ड बाई एडियाबेटिक वॉल्स, ऑल अदर सरफेसेज आर कवर्ड बाई एडियाबेटिक वॉल्स। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द क्यूब, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट flowing through the cube in 5 seconds. Yes, one face of an aluminum cube of edge 2 meter is maintained at 100 degrees C and other end is maintained at 0 degrees C. Full stop. All other surfaces are covered by adiabatic walls. ये बोलने का सेंस है कि दूसरे सरफेस से हीट का फ्लो नहीं होगा। Find the amount of heat flowing through the cube in 5 seconds. और स्टूडेंट यहाँ जो K है, यहाँ देख लीजिएगा, ये K क्या था? एक्चुअली वो प्रॉपर्टी है इसका थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है? ये जो प्रॉपर्टी था वो था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। और एक के एल्युमिनियम का दिया हुआ है डेटा में, के एल्युमिनियम इज 209 वाट पर मीटर पर डिग्री। अब सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ है और 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी कांस्टेंट बनाया हुआ है। इसका मतलब कौन सा स्टेट? स्टेडी स्टेट है, ठीक है।
देखिए तो स्टूडेंट के का यूनिट वाइज सही लिखा है। देखिए ए तो हो गया वाट, जूल बाय टाइम वाट, और ए क्या हो जाएगा डिग्री या केल्विन, और दिस बाई दिस तो ऊपर बचेगा मीटर, तो मीटर और डिग्री तो नीचे चला जाएगा, तो और क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब वाट पर मीटर पर डिग्री। सही है ना यूनिट? ठीक है, ऐसा सिस्टम में। ये तो अभी एक लाइन का प्रॉब्लम है। Q बाई टी इक्वल टू, इसी फार्मूला को यहाँ देखिएगा, इसी फार्मूला को क्या डायरेक्टली आप ए बोल दीजिएगा, टी माइनस को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो टी हायर माइनस टी लोअर और डिवाइड बाई एल। चलिए क्यूब का एरिया तो पता है, क्यूब का जिस ऐसा ही है ना, समथिंग लाइक दिस, बाकी फेस को कवर कर दिया गया है, तो यहाँ से इन करेगा और यहाँ से क्या होगा आउट होगा। तो 5 सेकेंड में कितना हीट का फ्लो हो जाएगा, हीट करें नहीं हीट का, तो यहाँ से ए स्टीडियो स्टेट के लिए फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो क्या क्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा, टोटल हीट कितना के ए टी एच माइनस टी एल और डिवाइड बाई, यहाँ पे लेंथ कितना रहेगा एवरीवन 2 मीटर, इंटू टी कर दीजिए, राइट। के का वैल्यू 209, सारा वैल्यू ऐसा सिस्टम में, इसको 4 कर दें और सारा वैल्यू ऐसा सिस्टम में, तो आंसर भी किस में आएगा, ऐसा सिस्टम में आएगा। 100 माइनस 0 इंटू कितना सेकेंड 5 सेकेंड और डिवाइड बाई, यही तो आंसर होगा, 5 सेकेंड इतना जो फ्लो होगा। करेक्ट है ना? चलिए अब लिखिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, किसी को डाउट, एनीवन? अब लिखिए थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ये मेरा हेडिंग है। बात नहीं करना है, यहाँ देखना है। थर्मल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आर इक्वल टू क्या लिखिएगा, रो एल वाई, करेक्ट। जहाँ पे रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लिखिए रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ, ठीक है ना। यह तो 10th क्लास का ही है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और थर्मल रेसिस्टेंस। भाई ये तो डिफिनेशन में ही था, कंडक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, कंडक्टर का डिफिनेशन तो जो करंट का फ्लो करे, चाहे हीट करंट हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, और दोनों के लिए रिस्पॉन्स, एक मिनट, दोनों के लिए एक, और डेप्थ में सोचिएगा, दोनों के लिए मोटा मोटी रिस्पॉन्सिबल उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली थर्मल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फार्मूला ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, रो एल वाई, ओनली डिफरेंस है कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे रो क्या था, रेसिस्टिविटी ऑफ
मटेरियल, बट के वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे के क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, बस टर्म का डिफरेंस हो गया है। तो रो का वैल्यू कितना रहेगा, 1/k, जहाँ पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी और थर्मल रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, करेक्ट। एक मिनट, 1/r क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल व्हाट, इसको बोलेंगे थर्मल कंडक्टेंस। यह है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कॉल्ड व्हाट, थर्मल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, एक मिनट, अब मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताएं, खास करके 11th क्लास के बच्चे, ये फार्मूला कब तक आपको हेल्प करेगा, ये फार्मूला आपको हेल्प तब तक करेगा जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया विथ लेंथ अगर कांस्टेंट रहेगा तब ये तो काम करेगा, करेक्ट है ना। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे मतलब लिख लीजिए, दिस फार्मूला वैलिड ओनली व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कीपिंग कांस्टेंट। अब देखिए, अभी बिकॉज आप क्लास 11th में हैं तो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट चेक नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा 9th या 10th क्लास का, क्योंकि बहुत सारा बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करना स्टार्ट करें तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बताइए, यहाँ पे इसको किस में बोलते हैं, पक्का। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, Rm प्लस, अभी आप इतना ही जानिए, करेक्ट। ऐसा आप पहचाने कैसे कि सीरीज में है, मतलब सेम करंट फ्लो करेगा R1 के थ्रू R2 के थ्रू, ये डिफरेंशियल का 50% है, बट अभी आप लोग इतना ही जानिए, नहीं तो फिर मैं अपना सब्जेक्ट से डिबेट कर जाऊंगा। सेम करंट या थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाए, यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 एम्पियर, ठीक है, ये है 2 ओम, ये भी क्या है, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोग इसका बाबा बने हुए हैं। ये 4 एम्पियर है, ये 2 ओम 2 ओम। यहाँ पे कितना करंट, यहाँ पे कितना, बस दोनों तो पैरेलल में है, दोनों क्या है। इसका मतलब है कि ये बोलना सिर्फ सही रहेगा कि सीरीज में सिर्फ करंट सेम रहेगा तो बस सीरीज हो जाएगा। एक मिनट, एक्चुअल में यहाँ पे पैरेलल में भी सेम करंट हो सकता है, बट इसका पैरेलल का होता है कि जितना भी रेसिस्टेंस होता है उसका हायर पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल पे होता है। हायर पोटेंशियल क्या रहता है, उसका पोटेंशियल कॉमन वैल्यू रहता है, और लोअर पोटेंशियल का भी क्या रहता है, बट सीरीज में करंट सेम रहता है। बट यहाँ से यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट का फ्लो किया, और ओम्स लॉ तो पढ़े होंगे ना 9th क्लास में, करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तब मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे यहाँ से जो करंट इन करेगा उतना ही करंट तो यहाँ से इन करेगा, या इसके थ्रू करंट का वैल्यू इसके थ्रू डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो करंट सेम हुआ। बट इस रेसिस्टर का हायर पोटेंशियल ए है और इस रेसिस्टर का हायर पोटेंशियल बी है, और दोनों का हायर पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल है नहीं है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बट पैरेलल में जितना भी रेसिस्टर है उसका हायर पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल, और जितना भी रेसिस्टर उसका लोअर पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल। एनीवे, इतना कुछ नहीं जानते हुए डायग्राम से तो देख कर समझ में आ जाएगा ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, R1 प्लस, यहाँ तक लिखिए,
ये हो गया सीरीज का ना, किसका हो गया? सीरीज का। देखिए कोई भी चैप्टर, यहाँ देखिएगा लास्ट, कोई भी चैप्टर बड़ा और छोटा नहीं होता है, हर चैप्टर में उतना ही इंटरेस्ट लीजिए। बहुत लाइट है तो हीट ट्रांसफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत भयानक है, लेकिन चैप्टर तो चैप्टर है। और सबसे बड़ा चीज़ है, कोई कंप्लीट टॉपिक हीट एंड थर्मल कवर हो गया तो छोटा से छोटा बात हम लोग रिवीजन कर लिया और बड़ा से बड़ा बात, तो बहुत बड़ा बड़ा बात भी आते रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस में, तो वहाँ भी सीखेंगे, ये भी सीख रहे हैं, और पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और धीरे धीरे कवर हो जाएगा। वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स हम लोग क्या कहते हैं, चलो पढ़ लेंगे। ये सब खासकर मेडिकल वाले बच्चों के लिए ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन उठा सकते हैं, मार्क्स उठा सकते हैं। बहुत लाइट टॉपिक है, नहीं बोर मॉडल बहुत लाइट है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही लाइट है, मतलब आसान है। चलिए इसी बात में बोली तो अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा? ये है ए, ये है बी, ये R1, ये R2, तो आर ए बी इक्वल टू कितना होगा? 1/R1 सॉरी 1/RAB इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब RAB इक्वल टू R1 R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस, बस लिख लीजिए, इतना से मेरा काम चल जाएगा। एक मिनट, एक ध्यान सुनिएगा, रेसिस्टेंस होने के लिए इज इट कंपलसरी कि वहाँ से करंट का फ्लो हो? कोई आपके पास रेसिस्टर वहाँ से करंट का फ्लो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करंट का फ्लो हो भी सकता और, लेकिन समटाइम्स हम लोग को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग करंट का फ्लो करते हैं। मान लेते हैं अब यहाँ पे, तो पहला तो वहाँ पे आप जो फार्मूला लिखे थे R इक्वल टू रो L बाई ए, ये कब तक वैलिड रहेगा? जब इस L लेंथ तक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब सेकेंड केस मान लीजिए अगर ए वेरिएबल रहेगा, सपोज कीजिए ए क्या है? वेरिएबल, तब क्या ये फार्मूला काम करेगा? नहीं करेगा। इसको हटाएं, एक डायग्राम बनाइए। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, करेक्ट। इसका K दिया हुआ है, K गिवन है, तो K गिवन है तो रो निकल जाएगा, रो निकल जाएगा। तो क्या यहाँ पे फार्मूला काम करेगा? रो L बाई ए, और उस केस में मुझे A और B के बीच में यहाँ से यहाँ तक RAB चाहिए। कैसे निकालेंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी दिया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया रहेगा, बट अब यहाँ पे आपका पहले वाला फार्मूला रो इक्वल R इक्वल टू रो L बाई ए काम, वो फार्मूला किसके लिए था? जब कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। तो उस क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ देखेंगे सब लोग, यहाँ से x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? एक dx थिकनेस का, कितना थिकनेस का? dx थिकनेस का एक आप क्रॉस सेक्शनल स्लैब इमेजिन कीजिए, ठीक है। और इस फेस और इस फेस के बीच में कितना का डिफरेंस है? कितना थिकनेस का? और dx का मतलब भाई, dx का मतलब बहुत छोटा नहीं, dx का मतलब है कि जो पेज का थिकनेस है ना, उससे करोड़ टाइम्स कम, दैट इज dx। ये पेज का जो थिकनेस है, dx तो आपके इमेजिन से परे है ना, जहाँ पे आपका इमेजिनेशन खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लगता है इतना बड़ा dx रहेगा?
तो dx जो थिकनेस है उस इस dx का इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इस dx का भाई इस ये जो dx है, इस यहाँ जो विड्थ है dx, करेक्ट, उसका दो हर फेस का कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, हर प्लेन का दो सरफेस, एक इधर का एक, तो मान लेते हैं कि इसका ए सरफेस और इस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया उस टाइम पे डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। तो इस स्लैब के लिए तो हम लोग लगा सकते हैं फार्मूला, इस स्लैब के लिए तो लगा सकते हैं ना। तो इस स्लैब का, लेकिन इस स्लैब का रेसिस्टेंस जो रहेगा उसको आर बोलेंगे या डी आर? डी आर बोलेंगे, करेक्ट। और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कितना स्लैब? इनफाइनाइट, बहुत छोटा क्या, इनफाइनाइट स्लैब। यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा? विथ वेरिएबल रेडियस, विथ वेरिएबल। तो मान लेते हैं कि यहाँ का रेडियस है बाई, यहाँ का रेडियस क्या है? बाई। तो डी आर के लिए क्या लिखेंगे भाई? तो डी आर के लिखेंगे रो, और एल का काम यहाँ पे कौन करेगा? एल क्या था? लेंथ ऑफ द स्लैब, लेंथ ऑफ द, तो यहाँ पे dx कौन काम करेगा? dx, करेक्ट, बाई ए, करेक्ट है। और मैं मॉडुलस लगा दिया क्योंकि यहाँ लेंथ था, क्या था, बट हम लोग इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अगर आप ऐसा, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान लीजिए और यहाँ पे x इक्वल टू क्या मान लीजिए? l मान लीजिए। तो हम लोग जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते रहते हैं तो dx पॉजिटिव होता था। डी आर इक्वल टू क्या हो गया? रो dx बाई ए। अब क्या करें? ये बाकी लोग को पता है, बस 11th क्लास के बच्चों के लिए बात बोल रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्यों किए? बाकी कोई नहीं बोलेगा अभी, सिर्फ 11th क्लास के बच्चा इसका रिप्लाई करेंगे। क्योंकि वो छोटा छोटा डी आर था, वो तो एक बात है, बट उससे भी बड़ा बात है कि जितना भी यहाँ पे स्लैब था, जब सीरीज में रहता है तो क्या करते हैं? तो डी आर का मतलब जोड़ना। अगर सीरीज में रहे तो अगर सीरीज में न रह के पैरेलल में रहता तो आपको ऐसे करना पड़ता भाई, 1/dr का इंटीग्रेशन करना पड़ता, क्योंकि आप पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, बिकॉज यहाँ का dr, यहाँ का dr, जितना भी यहाँ से यहाँ तक dr है, ऑल आर इन सीरीज, और इन दैट्स वाई डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट dr को जोड़ दिए हैं, dr प्लस dr। अगर पैरेलल, लेट ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर पैरेलल रहता, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ऐसा कभी सिचुएशन आ गया, अगर पैरेलल सिचुएशन रहता तब क्या dr को इंटीग्रेट करते या 1/dr को? 1/dr, करेक्ट है। बट यहाँ पे सारा स्लैब ऑल आर इन व्हाट, दैट्स वाई हम लोग dr को जोड़ रहे हैं, करेक्ट। तो dr इक्वल टू, अब यहाँ पे a को बाहर नहीं ला सकते हैं, ये आपको कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। अब पढ़िए, यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x, देन वेरिएबल शुड बी व्हाट? x ही होना पड़ेगा, तभी आपसे इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब a को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किसके टर्म में? अब यहाँ देखिए, ये जो थ्योरी जो चल रहा था वो थ्योरी, इसको नेक्स्ट संडे को इसको सॉल्व, जब भी क्लास होगा इस यहाँ से ही मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन आप लोग पेज नंबर लिखिए। तो ऐसा ही डिटो एक क्वेश्चन मिला था, अगर याद होगा तो, यहाँ देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटो यही प्रॉब्लम था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो पेज नंबर है HCB का सेकेंड वॉल्यूम, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 33। इसी मतलब इसको मैं आगे चल के सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।